हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला जो लेखपाल एग्ज़ाम होने वाला है अभी 21 मई को। और इसके अलावा जो यूपी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम मतलब शेड्यूल आया हुआ है बेसिकली वो फॉर्म जो अप्लाई किया जाएगा। तो अगर यूपी ट्रिपल एस सी में देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी इस साल जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है 2026 में, उसमें उसने दो पार्ट को कंपलसरी कर दिया है। बेसिकली एक पार्ट दो है। पार्ट दो को अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के जनरली जो जनरल इन्फॉर्मेशन है होते हैं उसके बेस पे सवाल पूछेगा। इसके अलावा उसी में एक पार्ट तीन है। ये पार्ट तीन को अगर देखें तो ये बेसिकली अगर आप देख पाएंगे तो यूपी स्पेशल से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश विशेष के रूप में जो सवाल होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पार्ट दो और पार्ट तीन जो हैं ये हर एक एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी ने फाइनली अगर देखेंगे तो आप अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। और इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। पार्ट दो में अगर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ से 15 सवाल कम से कम आपको देखने को मिलेगा। जितने सवाल है उतने नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे एक नंबर का होगा। ओके, ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा पार्ट तीन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 20 सवाल आपको देखने को मिलेगा, यानी 20 नंबर के सवाल। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से ये 15 और 20 को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मिला के 35 हो जा रहे हैं आउट ऑफ 100। यानी इन्हीं दो सेक्शन को अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेंगे तो 1/3 जो पेपर होने वाला है इन्हीं दो मेजर सेगमेंट से होने वाला है। तो इन्हीं मेजर सेगमेंट में जो पार्ट तीन है उसी के सीरीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। बेसिकली जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पिछले कई सालों में जो यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद इसके सॉल्व कराने का ये नहीं है कि इसी सवाल को वो वापस दोबारा पूछेगा, नहीं। हो सकता है मे बी कि इन्हीं सवालों में से वो कुछ सवाल को रिपीट कर दे। अगर नहीं रिपीट करेगा तो इन सवालों को सॉल्व करने से एक आपको बेसिक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी किस रेंज में जाके किस तरीके से यूपी स्पेशल से सवाल आपसे पूछने वाला है। ओके, तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करने से हमें दो फायदे होंगे। पहला ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी के पैटर्न का हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके के वो सवाल पूछने वाला है। दूसरा ये है कि अगर रिपीट हुआ तो वापस हमें ये एक बोनस की तरह काम करेगा। अगर हम इसकी पीवाईक्यूज़ को अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ के जाते हैं, तो जितने भी सवाल अगर इनकेस आपको रिपीट मिलेगा एग्ज़ाम में वो आपका समय भी बचाएगा और आपको बेसिकली एक बोनस की तरह काम करेगा। और बाकी लोगों से ये थोड़ा सा आपको एज दे देगा, आपको थोड़ी बढ़ोतरी दे देगा, आप थोड़े से ज़्यादा मार्क्स कर पाएंगे। ओके, तो मेरा मेन मोटो यही है कि इस पीवाईक्यूज़ वाले सीरीज़ को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए और आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करा जाए। तो इसी सीरीज में यूपी स्पेशल के पिछले दो लेक्चर में मैंने इसके कुछ सवालों को सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश किया है। आज इसी का ये तीसरा लेक्चर है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर का पहला जो सवाल है स्टूडेंट वो कह रहा है डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग का पारंपरिक कला है। कहने का मतलब ये है कि सवाल पूछना चाह रहा है कि कजरी या लघु कला या सांझी या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से बेसिकली आप देखेंगे तो तीन ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। तो कजरी, लघु कला, सांझी, इनमें से वो कौन सी कला है जो मथुरा से है और स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। ओके, तो इन तीनों कला की बात किया जाए तो मथुरा में कजरी तो पूर्वांचल की तरफ ज़्यादातर देखने को मिलता है। बिहार साइड और पूर्वांचल की तरफ आपको ये कजरी जब बारिश का मौसम शुरुआत होने वाला होता है तो उस दौरान ये पारंपरिक एक तरीके के गीत होता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लघु कला की बात किया जाए तो ये पूरे यूपी में आपको छोटे छोटे मतलब कला देखने को मिलेगी। सांझी कला की अगर बात किया जाए तो सांझी कला जो होता है वो मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला के रूप में जाना जाता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांझी कला। सांझी कला की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ होता है, ये मथुरा में होता है। तो सांझी कला जो है मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। अगर इसकी बात किया जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो सांझी कला की अगर हम लोग बात करें तो सांझी कला इसकी शुरुआत जो है वो ब्रज से हुई है। ब्रज कहाँ है बेसिकली आप देखेंगे तो मथुरा में हुई है, ब्रज से इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें होता क्या है तो इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ हैं उससे जुड़ी है ये कला। श्री कृष्ण जी की लीलाओं से ये संबंधित है। ओके, ये थोड़ा सा मेजर पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आप देखेंगे आपके लिए एक और सवाल यहाँ बन के आ जाएगा कि कभी इनकेस अगर फ्यूचर में आपसे पूछ लिया कि सांझी कला किस जिले से संबंधित है तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा मथुरा से है, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल में दे रखा है। ओके,
तो पहले सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है ब्रोकेड डैश की प्रसिद्ध कलाकृति है। यानी ब्रोकेड जो है वो लखनऊ की है या आगरा की है, कानपुर की है, वाराणसी की है। तो ब्रोकेड जो कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो ब्रोकेड क्या होता है, तो भारत में अगर देखा जाए तो एक बनारसी साड़ी करके बड़ा फेमस है। तो बनारसी साड़ियों में देखा जाए तो जो फैब्रिक्स होती है महिलाओं में फैशन के लिए, जो साड़ी हो गया या ड्रेस मटेरियल हो गया, दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रोकेड एक तरीके का कला है। ये कहाँ पे होता है बेसिकली अगर देखेंगे तो ये इसका उपयोग फैब्रिक्स में होता है। फैब्रिक्स मतलब आप समझिए कि जो कपड़े से संबंधित आप जो मटेरियल होता है उसमें ये जुड़ा हो जाता है, उसी में इस कला का उपयोग किया जाता है। किस कला का? ब्रोकेड कला का। तो ब्रोकेड कला जो है वो अगर आप देखेंगे तो बनारसी साड़ियों में काफ़ी बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग होता है। तो इसका अगर ये प्रसिद्ध कलाकृति की बात किया जाए तो ये कहाँ पे होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकेड जो फैब्रिक्स में यूज किया जाता है, किसमें? फैब्रिक्स में। और ये फैब्रिक्स किस में किया जाता है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बनारसी साड़ियों में किया जाता है, बनारसी साड़ी। ओके, ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ब्रोकेड जो है वो किस जिले की या यूपी में कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी की। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन से है। यानी जरदोजी हो गया पहला ऑप्शन, चिकनदारी हो गया दूसरा ऑप्शन, दस्तरखान हो गया तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डी हो गया खरीजा। ओके, तो सवाल ये पूछ रहा है कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा, बेसिकली कहने का मतलब इसके यही है कि वो परंपरा इन चारों ऑप्शन में से जो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने से संबंधित है वो कौन सी है, तो उसको बोलते हैं दस्तरखान। दस्तरखान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जरदोजी जो हो गया एक तरीके की कला होती है, कपड़ों में बुनाई के रूप में देखा जाता है। चिकनकारी भी उसी से संबंधित है। खरीदा भी एक अलग तरीके का कला है, ना कि ये भोजन से संबंधित है। तो दस्तरखान जो है, दस्तरखान अगर देखा जाए तो ये बेसिकली भोजन को सजाने के एक परंपरा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो मेरठ का जो पुराना नाम है वो माया राष्ट्र से लिया गया है। ओके, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। तो माया की बेटी यानी जो माया हैं, माया की बेटी कौन है? मंदोदरी। मंदोदरी किसकी? माया की बेटी है मंदोदरी। और मंदोदरी जी का जो विवाह है वो रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ है, वही आपसे वो सवाल कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है दशरथ जी से, ऑप्शन बी कह रहा है भीमसेन, ऑप्शन सी कह रहा है लक्ष्मण, ऑप्शन डी कह रहा है रावण। ओके, तो मंदोदरी जी का जो विवाह हुआ था वो जो रामायण के एक पात्र थे उनका नाम था रावण। रावण जी जो हैं वो श्रीलंका के राजा थे, लंका के राजा थे। इन्हीं से इनका एक विवाह हुआ था, किसका? मंदोदरी का। मंदोदरी का विवाह जो हुआ था वो रावण से हुआ था। मंदोदरी किसकी बिटिया थी? तो माया की बिटिया थी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जहाँ पे ज़्यादा समझाने लायक नहीं है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। जैसे ही वो समझाने लायक सवाल आएगा उस पर हम लोग थोड़ा टाइम जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे। ओके, तो अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट आगरा फोर्ट। यानी जो आगरा फोर्ट है, आगरा का जो किला है उससे संबंधित इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, वही आपसे पूछना चाह रहा है कि आगरा किले के बारे में, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ओके, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो पहला कह रहा है कि अकबर ने इसका निर्माण कराया था, किसका? आगरा फोर्ट का। मैं आगरा किला अलग से लिख के आपको बता रहा हूँ। आगरा किला, आगरा किला की अगर बात किया जाए तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अकबर जी ने ही इसका निर्माण शुरू करवाया था। ओके, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू किया गया था। नहीं, इसका जो निर्माण है वो अकबर ने स्वयं अपने हाथों में ही इसकी देखभाल की बागडोर संभाली थी। ओके, अकबर के द्वारा ही इसकी देखभाल में अकबर, राजा अकबर या बादशाह अकबर की ही देखरेख में इस आगरा किले का निर्माण किया गया था। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सी कह रहा है कि यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है कि आगरा का जो किला है वो यमुना नदी के तट पर है। ओके, ये बात सही है। तो इसका पहला सही है ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी जो है वो दोनों सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका सी हो जाएगा। दोनों कथन ए और सी सही हैं और ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो आगरा किला जो है उसका वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको मैं पिक्चर भी यहाँ पे लगा दिया हूँ कि आगरा किला कैसा दिखता है, ये आप देखेंगे। जब भी आप आगरा जाएंगे तो इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, आगरा का किला। इसकी निर्माण जो है बादशाह अकबर ने करवाया था और ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा से संबंधित ये सवाल है कि ये सवाल कहना चाह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। यानी बुलंद दरवाज़ा से संबंधित इन चारों स्टेटमेंट से, चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि इसे मुग़ल सम्राट अकबर ने बनवाया था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इसे, ऑप्शन बी कह रहा है कि इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ऑप्शन डी कह रहा है यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो बुलंद दरवाज़ा है स्टूडेंट, वो उसे मुग़ल सम्राट अकबर ने बनवाया था। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन जो बी कह रहा है इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था, नहीं, ऐसा नहीं था। बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा गुजरात पर जीत या गुजरात पर विजय के याद में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये इतिहास में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो गुजरात के विजय की याद में इसको बनवाया गया था, न कि पेशावर की याद में। ओके, तो इसका स्टेटमेंट जो बी है वो आपका गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन सी कह रहा है यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ये द्वार है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आगरा ज़िले में स्थित एक, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ये शहर है। ओके, तो ये कहाँ पे है, ये आगरा में ही है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो बुलंद दरवाज़ा ये है कहाँ, तो बुलंद दरवाज़ा की अगर हम लोग बात किया जाए तो ये बेसिकली अगर देखेंगे तो आप फतेहपुर सीकरी में है, यानी आगरा में ही है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सवाल हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर बी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्यों गलत है, क्योंकि ये पेशावर की याद में नहीं है, गुजरात पर विजय की याद में इसको बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके का दिखता है बुलंद दरवाज़ा आपका। ये क्या है, बुलंद दरवाज़ा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, बुलंद दरवाज़ा। ओके, यही है, कुछ ऐसा ही दिखता है आपका बुलंद दरवाज़ा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन, बड़ा ही फेमस रेलवे स्टेशन, अगर आप कभी लखनऊ जाएंगे तो इसको ज़रूर देखिएगा। लखनऊ का जो चार बाग रेलवे स्टेशन है किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, यानी किस, बेसिकली जो चार ऑप्शन दे रखा है इनमें से पूछ रहा है कि किस मॉडल में ये चार बाग स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन उसको बनाया गया। पहला कह रहा है कि नियो क्लासिकल, दूसरा कह रहा है कि इंडो सार्वसैनिक, तीसरा कह रहा है विक्टोरियन गोथिक, चौथा कह रहा है आर्ट डेको। अगर लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो ये बेसिकली जो है ये आपको इंडो सार्वसैनिक, यानी जो लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन है वो इंडो सार्वसैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है, यानी इसी शैली में इसको बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है जिसको बोलते हैं CST, यानी इसी को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बड़ा ही फेमस है। इसका निर्माण जो है ये विक्टोरियन गोथिक शैली में किया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। विक्टोरियन गोथिक शैली में जो CST है यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उसका निर्माण किया गया है। और इंडो सार्वसैनिक की अगर बात किया जाए तो इंडो सार्वसैनिक जो शैली है इसमें लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो इसका मतलब उसका निर्माण इस शैली में किया गया है। वो दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये है आपका लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन।
ये आपको देखेंगे तो ये थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पिक्चर लिया गया है और ये थोड़ा सा शॉर्ट पास से लिया गया है। तो ये देखिएगा ऐसा कुछ दिखता है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। ओके, तो उसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि प्रसिद्ध जो बरुआ सागर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ओके, जो ये यहाँ पे किला लिखा है बेसिकली ये किला हो जाएगा। बरुआ सागर जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बरुआ सागर है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। बरुआ सागर एक तरीके का क्या है, ये किला है। ओके, बरुआ सागर किला की अगर हम लोग बात करें तो एक एक पॉइंट इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बरुआ सागर का जो निर्माण है वो ओरछा के राजा जो हैं उनका नाम था उदित सिंह के द्वारा बनवाया गया था या कराया गया था। बरुआ किला की हम लोग बात करें, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि बरुआ सागर जो किला है उसको ओरछा के राजा उदित सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये है कहाँ, तो बरुआ सागर जो किला है ये झांसी में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, झांसी में है ये। ओके, और इसी स्थान पर उदित सिंह के द्वारा एक बरुआ सागर ताल यानी एक तालाब बहुत बड़ा इसका भी निर्माण कराया गया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा झांसी शहर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। झांसी शहर की अगर हम लोग बात करें, झांसी शहर की अगर हम लोग बात करें तो झांसी शहर की बात किया जाए तो ये पहुज नदी एवं बेतवा नदी के मध्य में स्थित है। वहाँ पे दो नदियाँ गुजरती हैं, पहुज नदी। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर यूपी SSSC के द्वारा कोई एक्स्ट्रा इससे इन्फॉर्मेशन वाला सवाल पूछे तो आपसे गलत ना हो। कि इसके अलावा बेतवा नदी इन दोनों के बीच में जो शहर स्थित है वो है आपका झांसी। ओके, और इसकी जो स्थापना है उसे ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला ये कहाँ के राजा थे, ये ओरछा के राजा थे और इन्हीं के द्वारा झांसी शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1631 में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। झांसी शहर में एक महोत्सव होता है जिसका नाम है आयुर्वेद महोत्सव। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद महोत्सव। ये कहाँ पे होता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है झांसी शहर में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोग अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध बरुआ सागर जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो उदित सिंह के द्वारा बनवाया गया होगा। शमशेर खान नहीं है, राजा वीर सिंह नहीं है, राजा गंगाधर राव ये हैं महारानी झांसी की रानी जो हैं लक्ष्मीबाई, उनके भी पति थे ये, और राजा उदित सिंह के द्वारा ही ये बनवाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो बरुआ सागर जो जिला है मतलब किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया है, राजा उदित सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि वाराणसी रिवर फ्रंट, दूसरा कह रहा है सारनाथ, ऑप्शन सी कह रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर, चौथा कह रहा है इलाहाबाद किला। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान की जाती है, स्थलों की घोषणा की जाती है, उत्तर प्रदेश में इन चारों में से कौन कौन है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड विश्व धरोहर सूची या स्थल की स्थापना की जाती है यूपी में बेसिकली देखा जाए तो 3 हैं। इंडिया की अगर बात किया जाए टोटल अगर इंडिया भारत में बात किया जाए तो टोटल 44 हैं, और जो 44वां बनाया गया था 44वें की अगर बात करें 44th की, उसका नाम है मराठा सैन्य परिदृश्य। ओके, तो टोटल भारत में अगर देखा जाए तो 44 हैं, उनमें से 3 हैं जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी में 3 हैं, उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आपका पहला हो जाएगा, पहला जो विश्व धरोहर स्थल है उत्तर प्रदेश में वो है आपका आगरा का किला। आगरा का किला ये कब घोषित किया गया था, तो ये 1983 में इसकी घोषणा की गई थी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका फतेहपुर सीकरी की अगर बात किया जाए तो ये 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। और तीसरा जो है आपका ये बहुत ही फेमस है ताजमहल।
ताजमहल ये कब किया गया था? तो ये भी 1983 में किया गया था, यानी आगरा का किला और ताजमहल जो है ये एक साथ किए गए थे 1983 में। और फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश से आने वाले जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो अभी तक 3 ही हैं, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। तो अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में जो ऑप्शन दे रखा है, वाराणसी रिवर फ्रंट नहीं है, सारनाथ नहीं है, काशी विश्वनाथ टेम्पल नहीं है, इलाहाबाद फोर्ट नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, नॉन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ द एबव। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी बेसिकली अगर देखा जाए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो एक एक करके देख लेते हैं। मेहताब बाग की अगर बात किया जाए तो मेहताब बाग जो है ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये आपका आगरा में है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मेहताब बाग की अगर बात करें तो ये लखनऊ में नहीं है, ये आगरा में है, तो ये गलत हो जाएगा। शंकर विमान मंडपम की बात किया जाए तो ये प्रयागराज में है, ये बात बिल्कुल सही है। लाल किला की अगर हम लोग बात करें ये आगरा में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये बहुत ही फेमस है, जो कि क्रिकेट के दीवाने होंगे उनको पता ही होगा बिना पूछे, और ये कानपुर शहर में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेहताब बाग। ये कहाँ पे है? ये आगरा में है, ना कि लखनऊ में है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो ये तीनों आप एक जगह लिख ही लेंगे, इसके अलावा चौथा मेहताब बाग लिख के वहाँ पे लखनऊ ना होके वहाँ पे आगरा लिख दीजिएगा, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, जो कि सवाल में खुद ही बता दिया है। सवाल क्या पूछा है कि रूमी दरवाज़ा जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में है, बात सही है। ये इसको एक और नाम से जानते हैं, तुर्की गेट, इसको तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई 60 फीट है, यानी टोटल इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे रोमी दरवाज़ा की, जिसे हम लोग तुर्की गेट कहते हैं, इसकी ऊंचाई टोटल 60 फीट है। और रोमी दरवाज़ा की जो स्थापना करवाई थी ये अवध के नवाब थे उस समय, अवध के नवाब जिनका नाम था आसफ उद दौला। आसफ उद दौला के द्वारा इसकी स्थापना कब कराई गई थी? 1784 में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ से कई सवाल आपको निकल के आ गए हैं कि पहला ये है कि रूमी दरवाज़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो तुर्की गेट के नाम से जाना जाता है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी निर्माण किसने कराई थी? तो आसफ उद दौला ने कराई थी। किस वर्ष कराई थी? तो 1784 में कराया था। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा, जो सवाल में पूछा ये है कि रूमी दरवाज़ा की ऊँचाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 फीट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 फीट, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पूछा हुआ है, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। कह रहा है कि देवगढ़ में स्थित, देवगढ़ पहले है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर है कहाँ? तो ये इकलौता झांसी से सटा हुआ ज़िला है, और यूपी का ये इकलौता ऐसा ज़िला है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़िले से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी अपनी सीमा शेयर साझा करता है। इसके अलावा ललितपुर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और जानिए कि ये भारत का, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा ज़िला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ओके, और यहीं पे का जगह है एक देवगढ़। अब देवगढ़ में स्थित एक गुप्त काल के दौरान बनाई गई मंदिर थी जिसका नाम था दशावतार मंदिर, यानी सवाल जो है वो दशावतार मंदिर से संबंधित है। ये किस समय बनवाया गया था? तो ये गुप्त काल में बनवाया गया था। ये दशावतार मंदिर है कहाँ? तो ये देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ है? ललितपुर में है। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग सवाल पे करते हैं। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये एक पॉइंट और मिल गया कि दशावतार मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है, यानी वो कौन सी शैली में बनाया गया है? पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर या पंचायतन मंदिर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो दशावतार मंदिर है, मैं थोड़ा सा लिख के ही आपको समझा दे रहा हूँ। दशावतार मंदिर जो है वो पंचायतन
मंदिर या पंचावतन निर्माण शैली में इसका निर्माण कराया गया है। बाकी जितने इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया कि ये देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ कहाँ है? ललितपुर में है। ललितपुर बेसिकली मैंने उसके बारे में बता ही दिया। ये गुप्त काल के दौरान बनाया गया था और इसे पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में इसकी निर्माण किया गया है। ये इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पंचायतन मंदिर निर्माण शैली के कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपको बता देता हूँ कि इसके इस शैली में और कौन कौन से मंदिर हैं। जैसे कि एक आपका मंदिर है, आपका उसका नाम है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उदयपुर में है। उदयपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। ओके, जगदीश मंदिर जो है आपका पंचायतन शैली में बना है। इसके अलावा और मंदिर जान लीजिए आप। लक्ष्मण मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर के अलावा एक आप कंदरिया महादेव मंदिर। ये कहाँ पे हैं दोनों मंदिर? ये दोनों मंदिर हैं आपके खजुराहो में। ओके, खजुराहो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा मंदिर एक और आप जानिए कि ब्रह्मदेव मंदिर। ब्रह्मदेव मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में, ये भुवनेश्वर है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है। तो पंचायतन मंदिर जो निर्माण शैली है उसमें कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में है, लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, ये खजुराहो में है, ब्रह्मदेव मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। ये सारे मंदिर जो हैं ये पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी में एक आपका दशावतार मंदिर है, ये भी सही है आपका। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया गया। ये पॉइंट भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ललितपुर में। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो इतने मंदिरों का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया जो कि पंचायतन निर्माण शैली में इनकी स्थापना किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के त्यौहार से संबंधित सवालों में। तो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटैया के लिए प्रसिद्ध है? कहने का मतलब इसके सवाल के पूछने का यही है कि जो नक्कटैया सांस्कृतिक जुलूस है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है या इसका वहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है मथुरा, ऑप्शन बी कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन सी कह रहा है गोरखपुर, ऑप्शन डी कह रहा है बरेली। तो नक्कटैया की अगर बात किया जाए दोस्त, तो नक्कटैया जो एक सांस्कृतिक जुलूस है जो कि दशहरा के दौरान किया जाता है, तो नक्कटैया की अगर बात किया जाए तो बेसिकली तो ये वाराणसी में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नक्कटैया होता क्या है इसमें? तो नक्कटैया में अगर देखा जाए तो भगवान लक्ष्मण जो हैं वो सुपर्णखा जी की नाक काटे जाने के अभिनय इसमें किए जाते हैं। ओके, नक्कटैया में यानी सुपर्णखा जी की भगवान लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक काटी जाती है, उसी घटना को यहाँ पे एक अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं नक्कटैया। ओके, ये मनाया कहाँ जाता है? तो ये वाराणसी में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और मेले मैं आपको बता दे रहा हूँ या और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पहला आप लोग ध्यान रखिएगा कि काम्पिल, जस्ट अ मिनट, हाँ, काम्पिल मेला जो है ये कहाँ मनाया जाता है? अगर आपसे सवाल पूछे तो ये मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में। ओके, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ फर्रुखाबाद में। ओके, दूसरा आप लोग जानिएगा सोरों मेला। सोरों मेला की अगर हम लोग बात करें तो सोरों मेला जो है आपका वो कासगंज में मनाया जाता है। ओके, तीसरा आप लोग जानिएगा ध्रुपद मेला जो है, मैं जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ इसे आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा। ओके, ध्रुपद मेला की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको मनाया जाता है। चौथा जो पॉइंट है आपका नवरात्र मेला। नवरात्र मेला की अगर बात किया जाए ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। ओके, पांचवा जो मेला है मैं आपको बता रहा हूँ वो सैयद सालार जो मेला है बड़ा फेमस है। जितने भी मैं बता रहा हूँ ये यूपी पीएसएस में पूछे जा चुके हैं। ये बहराइच में इसको मनाया जाता है। छठा मेला मैं आपको बता रहा हूँ कल्की महोत्सव या कल्की मेला, आप समझिएगा, महोत्सव। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये संभल में मनाया जाता है, संभल में। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और मेले हैं, जैसे सातवां यहाँ पे लिख लीजिएगा बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आगरा में मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा और भी आप जानिएगा कि इसके अलावा नौचंडी मेले की अगर बात किया जाए, नौचंडी मेले का, तो ये मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा 8 हो गए, 9वां यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। नौचंडी के अलावा अगर हम लोग देखें तो कालिंजर मेला बहुत ही फेमस है। कालिंजर का किला भी है, कालिंजर एक मेला भी है। कालिंजर मेला जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है, बांदा में। ओके, 10वां मेला मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिया घाट मेला। बैरिया घाट मेला। बैरिया घाट मेले का जो आयोजन किया जाता है वो हरदोई ज़िले में किया जाता है, हरदोई ज़िले में। ओके, इसके अलावा मैं इधर लिख रहा हूँ 11वां। इसके अलावा ढाई घाट मेला, इसका आयोजन जो है वो शाहजहाँपुर में मनाया जाता है। ओके, 12वें की बात करें तो सैयद सालार मेला, मैंने आपको बता ही दिया आई थिंक, सैयद सालार जी हाँ यहाँ हो गया, बहराइच में सैयद सालार मेला है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर बात किया जाए गोविंद साहब मेला की बात किया जाए, यहाँ पे लिख लीजिए आप गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला की बात किया जाए तो ये अयोध्या के पास एक ज़िला है जिसको बोलते हैं अम्बेडकर नगर। ओके, इतने आपको मैंने बता दिए हैं, इतने मेलों का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नक्कटैया मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि वाराणसी में, तो इन सारे जितना भी मेला मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मैं यहाँ पे एक जगह आपको समराइज करके बता दिया, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपका एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। ओके, तो ये लगभग 12-13 जो मेले मैंने आपको बताए हैं। यूपी SSSC मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जाएगा, बट आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि अगर मैचिंग का सवाल आएगा तो अगर इतना आपको पता है तो आप बाकी सवाल को बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ओके, बटेश्वर मेला मैंने आपको बता ही दिया कि बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है, ये आगरा में। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बटेश्वर मेला से ही है। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है। यानी सवाल के कहने का मतलब ये है कि जो बटेश्वर मेला आगरा में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, नवंबर के समय मनाया जाता है। इसमें जो मुख्य इसका जो प्राथमिक फोकस होता है क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कृषि प्रदर्शनियाँ एवं व्यापार। ऑप्शन बी कह रहा है पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन। ऑप्शन सी कह रहा है धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस। ऑप्शन डी कह रहा है बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बटेश्वर मेला जो है, बटेश्वर मेले में अगर देखा जाए तो पशुधन, यानी अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक कैटल फेयर है। यानी यहाँ पे मवेशियों को लाके बेचा जाता है, चाहे वो नगद में बेचा जाए चाहे उसे बार्टर सिस्टम के थ्रू बेचा जाए। ओके, तो उत्तर प्रदेश के आगरा के पास जो नवंबर में आयोजित बटेश्वर मेला है उसका प्राथमिक जो फोकस है वो बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशु के साथ साथ पशु मेला है। ओके, इसे हर साल मनाया जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। बात बिल्कुल सही है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंडी मेले का आयोजन कराता है। ये पॉइंट अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि नौचंडी मेले का जो आयोजन होता है महोबा में होता है, नहीं मेरठ में होता है। शायद बिल्कुल यही करेक्ट आंसर ही होगा आपका। मेरठ में मनाया जाता है कौन सा मेला, नौचंडी मेला। नौचंडी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, मेरठ में किया जाता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, मैं ऐसे ही जुबानी एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। कालिंजर मेला जो होता है बांदा में उसका आयोजन किया जाता है। बैरिया घाट मेला जो है वो हरदोई मनाया जाता है। ढाई घाट मेला जो है शाहजहाँपुर में। सैयद सालार मेला बहराइच में। गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद में। सोरो मेला कासगंज में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। नवरात्र मेला मिर्ज़ापुर में। सैयद सालार मैंने आपको बता ही दिया बहराइच में। कालकी महोत्सव जो है वो संभल में मनाया जाता है। इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में आयोजन किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रयागराज में
कुंभ 2025 कब आयोजित किया गया था? ये बहुत ही फेमस था ये, इसलिए ये सवाल आया है। ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक। ऑप्शन बी कह रहा है 15 जनवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। ऑप्शन सी कह रहा है 15 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। ऑप्शन डी कह रहा है 13 जनवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। ओके, तो एक करके हम लोग देख लेते हैं कि प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 मनाया गया था, वो बेसिकली कब से कब तक मनाया गया था? तो वो 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका सही उत्तर भी है। ओके, महाकुंभ 2025 इसी समय मनाया गया था। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? मैंने इतना आपको बताया, ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको याद होगा। ओके, कालिंजर जो मेला है, कालिंजर एक फोर्ट भी है। ओके, कालिंजर एक किला भी है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कालिंजर किला ये है कहाँ? तो ये बांदा में है, बांदा में। ओके, यूपी का एक ज़िला है बांदा, वहाँ पे आपको कालिंजर किला भी देखने को मिलता है, उसी ज़िले में आपको कालिंजर मेला भी देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, बांदा ज़िले में। इसके अलावा कुछ और मेले आप लोग जान लीजिए, मैं यहीं पे आपको नोट करके बता दे रहा हूँ। जैसे आपका हो गया तिगरी, जस्ट अ मिनट, गलत हो जाए, हिंदी थोड़ा सा प्रैक्टिस में कम रहता है ना, तो इसलिए गलत हो जाता है। तिगरी मेला, तिगरी मेले की अगर बात किया जाए तो ये अमरोहा में इसका यूज किया, मतलब इसका आयोजन किया जाता है अमरोहा में। इसके अलावा तिगरी मेले के अलावा आप देखेंगे तो रथ यात्रा मेला। ओके, ये कहाँ होता है? तो ये वाराणसी में होता है इसका आयोजन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सोरो मेला जो है वो कासगंज में होता है, मैंने पिछले में भी बताया था, ये कासगंज ये अलीगढ़ जो मंडल है उसमें आता है ज़िला। इसके अलावा बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, पिछले सवाल में ये आया था। बटेश्वर मेला जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। ओके, सवाल क्या पूछा है? कालिंजर मेला मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ मनाया जाता है? बांदा में। ओके, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रख के तब तैयारी कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला सवाल, इसका क्या आंसर होगा? बांदा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव की अगर बात करें तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप गेस कर सकते हैं, ताजमहल जहाँ पे होगा आई थिंक वहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ताज महोत्सव जो है वो आगरा में ही इसका आयोजन किया जाता है। और ताज महोत्सव जो है इसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी महीने में किया जाता है, फरवरी माह में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ताज महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष आगरा में मनाया जाता है और ये फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि महाकुंभ मेले की तिथि जो है वो खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो महाकुंभ मेला जो है वो उसकी अगर बात किया जाए तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इसकी तिथियों का अध्ययन करके ही आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये वन रक्षक में पूछा हुआ एग्जाम है, मतलब सवाल है। तो महाकुंभ मेले की जो तिथि है वो खगोलीय रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, यानी ऑप्शन सी में जो दे रखा है कि स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ मेले की अगर बात किया जाए तो महाकुंभ मेला वैसे अगर ओवरऑल देखें तो 4 स्थानों पर मनाया जाता है। जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। 4 स्थानों पे महाकुंभ मेले को आयोजित किया जाता है। पहला आपका हो जाएगा प्रयागराज, दूसरा आपका हो जाएगा हरिद्वार, तीसरा आपका हो जाएगा उज्जैन, चौथा आपका हो जाएगा नासिक। ये 4 जगहों पे महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अभी कुछ सवाल पहले ही हम लोगों ने बटेश्वर मेले के बारे में पढ़ा था। तो ये बेसिकली बटेश्वर मेला जो है एक तरीके का क्या है, पशुधन मेला है। यहाँ पे पशुओं की बिक्री की जाती है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है डैश उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। मनोरंजन की बात कर रहा है, थोड़ा सा सवाल में आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है झूला, ऑप्शन बी कह रहा है बिरहा, ऑप्शन सी कह रहा है सॉन्ग, ऑप्शन डी कह रहा है रसिया। तो यहाँ पे मनोरंजन की बात कर रहा है, तो ये बिरहा जो है मनोरंजन का एक साधन जरूर है, रसिया भी है, सॉन्ग भी है, लेकिन एक झूला जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक अपना पौधों पे मतलब पेड़ों पे अगर देखेंगे तो झूला बांध करके अपना झूलते हैं। ओके, तो ये मनोरंजन का बेसिकली एक साधन है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और बिहार में। कब होता है ये? बारिश के मौसम में बेसिकली जब शुरुआत होता है तो उस समय ये कला का या इस मनोरंजन का लुत्फ उठाया जाता है उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और जो इसके बचे हुए सवाल हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके जो बचे हुए सवाल हैं उनको लेके। ओके, तब तक के लिए आप सभी तो यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।